दोस्तों, जो लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल सही ढंग से कर लेते हैं वे जीवन में कभी भी दुखी नहीं होते हैं। ऐसे लोग को सफलता के साथ साथ मान सम्मान भी मिलता है, और जो लोग ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं वे हमेशा दुखी और असफल रहते हैं। इसी संबंध में एक लोक कथा बहुत ही प्रचलित है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। इससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। पुराने समय में एक संत के 3 शिष्यों की शिक्षा पूरी हो गई थी। तब संत ने तीनों शिष्यों को थोड़े थोड़े गेहूं दिए और कहा, इन्हें संभाल कर रखना। 1 साल बाद मैं आऊँगा, तब इन्हें मुझे ये लौटा देना। ध्यान रखना, गेहूं खराब नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर गुरु वहाँ से चले गए। एक शिष्य ने उस गेहूं को एक डिब्बे में भर लिया और अपने मंदिर में रख दिया। वह गुरु का आशीर्वाद मानकर रोज उस डिब्बे की पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य सोचा कि गेहूं को ऐसे डिब्बे में रखने से तो ठीक नहीं होगा, इसे शायद कीड़े खा लेंगे। इसे मैं बाहर छींट देता हूँ और इससे गेहूं निकल आएंगे। वह दूसरे शिष्य बाहर दूर जाकर गेहूं को छींट देता है और कहता है कि जब तक गुरु आएंगे तब तक तो ये गेहूं वृक्ष बनकर ढेर सारे गेहूं हो जाएंगे और गुरु खुश भी हो जाएंगे और गुरु को अच्छा नए और सफ़ा गेहूं छुड़ाकर दे दूंगा। इससे गुरु अवश्य खुश हो जाएंगे और वो उन गेहूं को वहीं छींटकर वापस आ जाता है। और तीसरा शिष्य वो सोचता है कि ये गेहूं डिब्बे में रखा तो बिल्कुल मूर्खता होगी और इसे वैसे ही कहीं छींटने से भी शायद ये ठीक से नहीं फल फूल सकता है। तो उसने इस पर बहुत सोचा और आखिर में उसने निर्णय किया कि इस गेहूं को मैं पास में ही वहाँ खाली पड़ा ज़मीन में उसको उपजाऊंगा। ठीक उसी तरह जैसे एक किसान अपने खेत बाड़ी में गेहूं उपजाता है और वो छोटी सी जगह को एकदम ही बारीकी से निरीक्षण और परीक्षण करके उस छोटी सी खेत का मिट्टी की जांच परख करता है, उस खेत को जोतता है और तब उसमें गेहूं की दाने छिड़क देता है और उसमें समय समय वो पानी डालता, समय समय वो खेत से घास पत्तियों को सफा करता और वो उस अपने छोटी सी खेत को उपयुक्त देखभाल करता रहता था। उसमें पानी डालता, मल खाद डालता, घास पतिंगर को सफा करता रहता। इस तरह से वह उस थोड़ी सी गेहूं के लिए खूब मेहनत करता। उसके भीतर एक भय था कि जब मैं इस गेहूं का देखभाल नहीं करूंगा तो जब गुरु आएंगे तो उन्हें मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। यदि ये फसल खराब हो गया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। तो इसीलिए वह तीसरे शिष्य उस बाली का पूरी अच्छी तरह से देखभाल करता था। कुछ ही दिनों में गेहूं अंकुरित हो गए और धीरे धीरे करके समय बीतने के बाद गेहूं की फसल तैयार हो गई। गेहूं के दाने स्वस्थ और पुष्ट हो गए थे। अब फसल काटने के भी समय हो गया था और वह तीसरे शिष्य गुरु के आने के दूसरे दिन पहले ही उस फसल को काट कर उसमें से गेहूं के दाने छुड़ाकर एक बोरा में भर लिया। वह गुरुजी ने उस शिष्य को सिर्फ थोड़ी सी ही गेहूं दिए थे और वही गेहूं को तीसरे शिष्य ने उसे फला फुला कर एक अच्छी फसल काट कर उन गेहूं को अब एक बोरा में भर रहा था। वो अब उन थोड़ी सी गेहूं को एक बोरा गेहूं उगा लिया था
और वो उन सारा गेहूं को बोरा में भरकर अच्छी तरह से उस बोरी का मुंह बांधकर आश्रम के कोने में रख दिया। और वहाँ पहले शिष्य उस बोरे को देखकर वह भी अपना डिब्बा में रखा गेहूं को खोलकर देखने लगा। वह देखा उस डिब्बे में रखा गेहूं पूरा मैला और काले दाने में परिणत हो गए थे। उसमें से धूल का कण निकल रहा था। अब उसमें एकदम ही सूक्ष्म कीड़े भी लग चुका था। यह देखकर वह शिष्य एकदम चौंकता है और वहीं उन दोनों शिष्यों को देखकर उस दूसरे शिष्य को भी ये स्मरण में आता है कि उसने उस गेहूं को उस जंगल के पास खाली जगह पर फेंक आया था कि उसमें से वृक्ष निकल आए और मैं काट कर लाऊं। तो वो भागता हुआ उस जगह पर जाता है तो वहाँ वह यह देखकर एकदम अचंभित हो जाता है कि मैंने छिटा हुआ गेहूं तो एक भी दाना नहीं है, न एक भी गेहूं का वृक्ष नहीं है। उसने एक भी गेहूं फला हुआ नहीं देखा। वहाँ पर सिर्फ घास और पत्तियाँ उगी हुई थी। दरअसल वहाँ जब उसने उन गेहूं को छीटा था तो ठीक देखभाल और जल मल का अभाव में वह स्थान उपजाऊ नहीं हो सका और वहीं सूखा पड़ा। और कुछ ही समय बाद वह गेहूं की दानों को पक्षी आकर खाकर चला गया था, क्योंकि उस स्थान पर ढेर सारे पक्षी आते रहते थे। तो उसने उस पास में ही कई पक्षियों को देखकर उसने यह अनुमान लगाया कि शायद यही पक्षी ने उन दानों को खा लिया होगा। और वह वहाँ से उदास और चिंतित होकर वापस आश्रम लौटा। जैसे ही 2 दिन बीतता है, ठीक 1 साल पूरे होते हैं। 1 साल पूरा होने के बाद संत गुरु आश्रम में आए और उन्होंने शिष्य से अपने गेहूं मांगे। पहला शिष्य वह डिब्बा ले आया जिसमें उसने गेहूं भर कर रखे थे। गुरु ने जब डिब्बा खोला तो सारा गेहूं खराब हो चुका था। उनमें कीड़े लग गए थे। गेहूं में से सड़कर धूल निकल रहे थे और गेहूं काला भी पड़ गया था। और तभी गुरु उस पहला शिष्य से कहते हैं कि तुम्हें अभी तक मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तुमने ज्ञान का सही तरह से उपयोग करना ही नहीं जाना है। इतना कहकर गुरु दूसरा शिष्य के पास जाता है और उनसे अपनी वो दिया हुआ गेहूं वापस मांगता है। फिर दूसरा शिष्य अपना शीश झुकाए उदास और मलिन भाव में गुरुजी से कहता है, गुरुजी मुझे माफ़ करें, मैं आपका वो गेहूं वापस नहीं कर सकता। मैंने आपका उस गेहूं को बड़ा करने में, उसे बढ़ाने में, ज़्यादा करने के लालच में, ज़्यादा करने के चक्कर में, अधिक गेहूं करने के चक्कर में मैं उस गेहूं को भी घुमा दिया, गेहूं को भी बर्बाद कर दिया। मैं गेहूं वहाँ छीट कर आया था, पर वहाँ परसों जब मैं गया तो वहाँ एक भी गेहूं के दाने नहीं थे। सभी गेहूं को पक्षी ने खा लिया था। मुझे माफ़ करे गुरुवर। तब वह गुरु उस शिष्य से कहते हैं, तुमने तो गेहूं को बढ़ाना चाहा, तुम गेहूं को अधिक बनाना चाहा। इसका मतलब तुम्हें ज्ञान तो है पर तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो। तुम उस ज्ञान को सही से उपयोग करना नहीं जानते हो और इसीलिए तुम वहाँ गेहूं को छीट कर आ गए। इतना कहकर गुरु तीसरे शिष्य के पास जाता है और उससे अपना गेहूं वापस मांगते हैं। और तब उस तीसरा शिष्य गुरु को
प्रणाम करता है और गुरु को अपने उस गेहूं की बोरा दिखाते हुए कहते हैं, गुरुजी उधर देखिए, आपका गेहूं वहाँ उस बोरा में रखा हुआ है। गुरुजी वो गेहूं से भरी बोरा को देखकर समझ जाते हैं कि असल में मेरा ज्ञान का उच्चतम सही उपयोग करने वाला छात्र यही है। यही शिष्य मेरा ज्ञान को सही से समझ पाया है। यह शिष्य ने वह कर दिखाया जो मैं चाहता था। और तभी यह देखकर वह गुरुजी भावुक हो जाता है और अपने तीनों शिष्यों को बुलाकर एक साथ बैठाता है और कहता है, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम सभी को मैं यही समझाना चाहता था कि मैं तुम सभी का परीक्षा लेना चाहता था। मैं तुम तीनों को सब दिन उपदेश और ज्ञान देता था, पर मुझे यह जानना था कि तुम तीनों मेरे ज्ञान को, इस मेरे उपदेश को सही से समझ और जीवन में लागू कर रहे हो कि नहीं, ठीक से समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए मैंने तुम लोगों से यह करवाया। सिर्फ ज्ञान होने से ही कुछ नहीं होता। जैसा कि तुम तीनों को यह ज्ञान था कि यह गेहूं को अपने गुरु के लिए संभाल कर रखना है, इसे खराब होने नहीं देना है, पर तुम तीनों ने अपने ज्ञान का अलग अलग इस्तेमाल किया। तुम तीनों गेहूं को बचा कर रखना चाहते थे, पर तुमने उस गेहूं को डिब्बा में बंद कर रख दिया। उसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने ज्ञान को उसी डिब्बा की तरह अपने मन में बंद कर रख देता है, और तुमने उस गेहूं को बिना सोचे समझे उस जगह पर छींट दिया, जिसके कारण वह गेहूं नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। इसी प्रकार दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने ज्ञान को अनावश्यक ठाव में, अनावश्यक वातावरण में छोड़ देते हैं। जहाँ ज्ञान की ज़रूरत नहीं होती वहाँ वो ज्ञान देने लगते हैं। जहाँ जिसको उस ज्ञान को समझ आता नहीं हो, वहीं वो अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने लगता है, तो उस अवस्था में वो ज्ञान नष्ट हो जाता है। और तीसरी, जिस तरह तुम में यह ज्ञान था कि तुम इस गेहूं को संभाल कर रखोगे, इसे बढ़ाओगे, इसे नयापन दोगे, इसे कभी पुराना होने नहीं दोगे, इसे ज़्यादा करोगे, और तुमने इस पर मेहनत भी करा। तुम उस गेहूं को, फसल को तैयार करने में मल जल से लेकर सर सफाई का भी काम किया, जिसके फलस्वरूप तुम्हें एक अच्छी और स्वस्थ फसल, स्वस्थ गेहूं प्राप्त हुए। इसी तरह मन में रखे ज्ञान, अपने भीतर हुए ज्ञान को बढ़ाने में, विस्तार करने में, उसे फैलाने में, उसे बढ़ाने में बुद्धि के साथ साथ मेहनत भी लगाना पड़ता है। हमें उस पर मेहनत भी करना पड़ता है। उसे बढ़ाने की कोशिश के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ता है। उसे देखभाल करना पड़ता है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, लगातार साधना और प्रयास करना पड़ता है। और दोस्तों, मैं आप सभी को यह भी बताना चाहूँगा कि जब गौतम बुद्ध आत्मज्ञान को प्राप्ति हुए, जब उन्होंने आत्मज्ञान यानी बुद्धत्व को हासिल किया, तो वे चुपचाप बैठा नहीं रहा। वे गांव-गांव, नगर-नगर और एक राज्य से दूसरे राज्य में जा जाकर अपने ज्ञान को, सत्य, धर्म और कर्म को, आत्मज्ञान को सभी जगह पर प्रकाशित किए, और उन्होंने सभी लोग को आत्मज्ञानी और सबल बनाने में मदद करते थे। और उसके लिए वो अथक मेहनत और प्रयास करते थे। महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान से हजारों गांवों
और राज्यों को प्रकाशित करे थे। इसीलिए महात्मा बुद्ध को आज लाइट ऑफ एशिया के भी नाम से जाना जाता है। यह शब्द का हिंदी अर्थ है, इसका मतलब है कि महात्मा बुद्ध अपने ज्ञान से पूरे एशिया महाद्वीप को उजागर किए थे, प्रकाशित करा था। इसीलिए आज उन्हें लाइट ऑफ एशिया के उपनाम से पूरे विश्व में जाना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप सभी को ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अंततः इस कहानी में साथ देने के लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। सभी कहानियाँ देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।